अब हम आपको राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। आज स्थिति यह है कि अगर आपने किसी सरकार के बारे में या किसी सरकारी फैसले के बारे में आलोचना कर दी, कोई गलत सवाल पूछ दिया, तो आपके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है। पत्रकारों पर इसका कई बार इस्तेमाल हो चुका है और खास बात यह है कि यह एक गैर जमानती अपराध है और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो सरकारें उसे महीनों तक जेल में बंद रख सकती हैं। आपको ताजा उदाहरण दे देते हैं। आजकल आपने नवनीत राणा जो एमपी हैं महाराष्ट्र की, उनकी गिरफ्तारी के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे। उन पर भी यही राजद्रोह का मामला बनाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों पति पत्नी हैं, इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया था। इन पर भी राजद्रोह का ही मामला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये राजद्रोह का जो कानून है यह कितना खतरनाक है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक लंबी बहस हुई है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या इस कानून की समीक्षा होने तक देश भर में राजद्रोह के लंबित मामलों को स्थगित किया जा सकता है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट बॉल वापस मोदी सरकार के पाले में डाल रहा है और उससे यह कह रहा है कि आप जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तो क्या हम ये मान लें कि राजद्रोह के जितने मुकदमे चल रहे हैं देश भर में, उन पर भी हम सुनवाई ना करें। यानी जब तक यह फैसला नहीं हो जाता कि यह कानून रहेगा या नहीं या इसमें क्या संशोधन होगा, तब तक इसके तहत दर्ज किए गए मामलों को क्या निष्क्रिय माना जा सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में एक एफिडेविट पेश किया गया था, यह कल हुआ था, जिसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया है और आज वो एफिडेविट मैं अपने हाथ में यहां लेकर भी आया हूं। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि जब भारत आजादी के 75 वर्षों का जश्न मना रहा है, तब देश को गुलामी की याद दिलाने वाले कानूनों और व्यवस्था को पीछे छोड़ देना चाहिए। इसी में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार यानी जब से मोदी सरकार बनी है तब से 2014 से अब तक 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों को रद्द किया जा चुका है और वो राजद्रोह कानून पर भी फिर से विचार करने और इसकी समीक्षा करने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब तक वो इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक अदालत को इस कानून पर सुनवाई करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कानून को रद्द करने के लिए बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि इस कानून को हटा दिया जाए। तो इसलिए सरकार कह रही है कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं, हम इसमें नए बदलाव करेंगे और तब तक आप इस कानून को हटाने को लेकर या इस कानून से संबंधित कोई भी अगर पिटीशन है उस पर सुनवाई ना करें। इस एफिडेविट से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि अदालत को इस कानून पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका दुरुपयोग करने पर विचार करना चाहिए। यानी सरकार ने 2 दिन पहले तो यह कहा कि कानून में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग को कैसे रोका जाए इस पर सोचना चाहिए। लेकिन अब नए एफिडेविट में सरकार ने कह दिया है कि वो अब इस पर पुनर्विचार करेंगे। और देखिए, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस हलफनामे में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा है और कहा है कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन कॉग्निजेंट ऑफ वेरियस views expressed on the subject and has also periodically in various forums expressed his clear views in favor of protection of civil liberties, respect for human rights। इस तरह की बात लिखी है और फिर लिखा है the honorable prime minister believes that at a time when our nation is marking आजादी के अमृत महोत्सव, we need to as a nation work even harder to shed colonial baggage that has passed its utility, which includes outdated colonial laws and practices। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप किया है इसमें और उसके बाद यह तय हुआ कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। संक्षेप में कहें तो मोदी सरकार अब इस कानून में उचित बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम माना जाएगा,
क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा था। हालांकि अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या राजद्रोह और देशद्रोह अलग अलग होता है, क्योंकि जब भी ये कानून लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा इंप्रेशन जाता है कि राजद्रोह और देशद्रोह एक ही होता है। तो ये कैसे तय होता है कि किसी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है? इंडियन पेनल कोड में यानी आईपीसी में कहीं भी देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। इसकी जगह सिर्फ राजद्रोह शब्द का उल्लेख है, और राजद्रोह का अर्थ होता है सरकार और शासन व्यवस्था के खिलाफ किया गया विद्रोह। इसमें इंडियन पेनल कोड की धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज होता है, और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। जबकि देशद्रोह का अर्थ माना जाता है देश के खिलाफ किया गया विद्रोह या देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इसमें आईपीसी की धारा 121 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि राजद्रोह और देशद्रोह में क्या फर्क है। हालांकि कानूनी भाषा में ऐसे मामलों को भी राजद्रोह की श्रेणी में ही लिखा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसके लिए देशद्रोह का शब्द का इस्तेमाल होता है। और बहुत बार इस तरह की जो भाषा होती है यह आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होती है कि इन्होंने देशद्रोह किया है, यानी किसी देश के खिलाफ जंग छेड़ देना। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सरकारें इस कानून को बहुत पसंद करती हैं। क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि राजद्रोह का कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी बातें लिखता है या बोलता है या समर्थन करता है तो उस पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, और इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि यह गैर जमानती अपराध है। इस अपराध में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अदालत से जमानत लेनी होती है, और इसमें बहुत लंबा समय लगता है, और सरकारें महीनों तक आरोपी को जेल में बंद रख सकती हैं। भारत में राजद्रोह कानून को अंग्रेज लेकर आए थे, इसलिए इसे अंग्रेजों के जमाने का कानून कहा जाता है। पहली बार यह कानून ब्रिटेन में वर्ष 1661 में बना था। ब्रिटेन के बाद 1798 में अमेरिका में भी इस तरह के कानून को लागू किया गया। हालांकि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में इस तरह का कोई कानून कभी नहीं था। भारत में यह कानून वर्ष 1870 में लागू हुआ, जब भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी सरकार का विरोध हो रहा था। अंग्रेज अपने खिलाफ विद्रोह की इन आवाजों को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजद्रोह के इस कानून को भारत में भी लागू कर दिया, जिसके तहत उम्र कैद की सजा हो सकती थी। अंग्रेजों ने वर्ष 1891 में इस कानून का पहली बार प्रयोग किया, और सोचिए यह कानून पहली बार किसके खिलाफ प्रयोग हुआ। उस समय संयुक्त बंगाल के एक पत्रकार जोगेंद्र चंद्र बोस पर राजद्रोह की धारा में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। जोगेंद्र चंद्र बोस अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियों और बाल विवाह के खिलाफ बनाए गए कानून का विरोध कर रहे थे, और अंग्रेजों को उम्मीद थी कि इस मुकदमे के बाद देश के दूसरे पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी विद्रोह करने से डरने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग इसके बाद भी शांत नहीं हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने का फैसला किया। वर्ष 1898 में एक संशोधन के तहत यह तय हुआ कि अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह के मुकदमे में दोषी साबित होता है तो उसे देश निकाला दिया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी कानून की वजह से भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत और बढ़ गई थी, क्योंकि अंग्रेज भारत के लोगों को गूंगा और बहरा बना देना चाहते थे। वर्ष 1898 से 1947 के बीच राजद्रोह का बहुत दुरुपयोग हुआ। समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार राजद्रोह का मुकदमा चला, और इनमें से एक मामले में उन्हें 6 साल जेल की सजा भी हुई। बाल गंगाधर तिलक के अलावा वर्ष 1922 में महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चला, और गांधी जी पर आरोप था कि उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लेख लिखकर लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने की कोशिश की थी। और उस समय महात्मा गांधी ने अदालत में सुनवाई के दौरान यह कहा था कि राजद्रोह का कानून केवल आम लोगों की आवाज को दबाने के लिए है। महात्मा गांधी के अलावा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, और वीर सावरकर को भी राजद्रोह के मामले में सजा हुई थी। अंग्रेजों ने इस कानून का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म करने के लिए किया, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में इस कानून की सबसे ज्यादा चर्चा थी। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज इसी कानून की मदद से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना चाहते थे,
और यह ऐसा कानून था जिस पर ना तो कोई सुनवाई थी और एक बार अगर आप फंसे तो समझ लीजिए कि वर्षों तक जेल में बंद रहेंगे। हालांकि आजादी के बाद जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तब इस कानून को लेकर जो राय थी वो काफी बटी हुई थी। होना तो यह चाहिए था कि आजाद होते ही सबसे पहले इस कानून को हटा देना चाहिए था। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों का मानना था कि यह कानून अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करेगा और इसी वजह से भारतीय संविधान में राजद्रोह शब्द का कहीं जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन आईपीसी में धारा 124A के तहत राजद्रोह के कानून को बरकरार रखा गया, जो आज तक चल रहा है। समझने वाली बात यह है कि आजादी के बाद देश की किसी भी सरकार ने इस कानून को समाप्त करने की कोशिश नहीं की। आज जितने भी लोग अदालत जा रहे हैं, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, जो पार्टियां, ये तमाम वो पार्टियां हैं जिनकी सरकारें इस देश में वर्षों तक चली हैं, लेकिन जब इनकी सरकारें थीं तब इन्होंने इस कानून को ना तो बदला ना इसे हटाया, बल्कि अंग्रेजों की तरह इसका दुरुपयोग करते रहे क्योंकि यह उन्हें सूट करता था। आज कांग्रेस पार्टी इस कानून का खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस की सरकारों में इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। वर्ष 1962 में भारत के उस समय के नेता केदारनाथ सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार को गुंडों की सरकार बता दिया था, जिसके बाद उन पर भी यही राजद्रोह का मुकदमा चला था और उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजद्रोह कानून को संवैधानिक माना और कहा कि यह कानून बरकरार रह सकता है, लेकिन इसके कुछ दायरे तय करने पड़ेंगे। और केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा हलफनामे में इसी आदेश का जिक्र किया है कि इसके दायरे तय करने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से पहले भारत में देशद्रोह से संबंधित मामलों का डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था। यानी ये काम 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद शुरू हुआ है कि इसका सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाए कि कितने लोगों पर यह मुकदमा चला है। उससे पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं है। यह काम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने वर्ष 2014 से ही शुरू किया है। हालांकि एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक मनमोहन सिंह की सरकार में हर साल राजद्रोह के 62 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सोचिए आज वही कांग्रेस पार्टी राजद्रोह कानून का विरोध कर रही है और इसे समाप्त करने की मांग कर रही है। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2015 से 2020 के बीच यानी 5 साल में पूरे देश में राजद्रोह के कुल मिलाकर 356 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 548 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 मामलों में सिर्फ 12 आरोपियों को अदालत में राजद्रोह के लिए दोषी माना गया। यानी राजद्रोह के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी तो होती है, उन्हें जेल में भी बंद रखा जाता है, लेकिन अदालत से ये सभी बरी हो जाते हैं। और कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ जब सरकारें राजनीतिक मकसद से इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया, क्योंकि नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया था। लेकिन बाद में मुंबई की एक अदालत ने कहा कि इस मामले में राजद्रोह की धारा नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामले और भी रहे हैं, जिनमें प्रवीण तोगड़िया का मामला है, एक और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी का मामला है और हार्दिक पटेल जैसे कई नाम हैं जिन पर राजद्रोह की धारा में केस दर्ज हुए। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं तो कुछ में सरकारों पर इस कानून के दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। हम आज ये नहीं कह रहे कि जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इनको गलत फंसाया गया है। बहुत सारी जगहों पर वाकई देशद्रोह के और राजद्रोह के मामले बनते हैं, लेकिन बहुत जगह दुरुपयोग भी होता है। हालांकि ये बात आपको पता नहीं होगी कि अंग्रेजों के जिस कानून पर भारत में आज भी बहस हो रही है, उस कानून को ब्रिटेन की सरकार ने वर्ष 2009 में ही समाप्त कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी यह कानून 2010 में समाप्त हो गया और इसकी जगह वहां एक नया कानून लाया गया जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है और उसकी वजह से हिंसा भड़कती है या सामाजिक सौहार्द खराब होता है, तो ऐसे मामले में यह मुकदमा चलाया जा सकता है इस कानून के तहत। भारत चाहे तो वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह राजद्रोह की जगह एक ऐसा कानून ला सकता है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का खास ध्यान रखा गया है। वर्ष 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें इस कानून को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव थे, जिनमें से एक ये था कि जब तक चुनी गई सरकार को
हिंसा के माध्यम से अस्थिर करने की कोशिश नहीं होती, तब तक राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए और ऐसे मामलों में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं और हमने भी कई एक्सपर्ट से बात की है और वो अब हम आपको सुनाते हैं। राजद्रोह जो कानून है वो तब अहमियत रखता था जब हमारे यहाँ राज था। राजद्रोह का कानून उन देशों में लगाया जाता है जहाँ एक राजा है या रानी है जो राज करने वाले हैं, क्योंकि ये कानून तब लागू किया जाता है, तब किसी पे अप्लाई किया जाता है जब वो राजा या रानी या राज से विलंबित होके राज का विद्रोह करते हैं और कोई चाहता नहीं कि हमारा विद्रोह हो। एक डेमोक्रेसी है हम, और इस देश में जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां हमारा अपना संविधान है, जहां हम कहते हैं कि ये संविधान हम अपने आप को दे रहे हैं और हम अपने हक अपना रहे हैं, तो इसमें राजद्रोह कहाँ हो सकता है। सरकार चाहे तो ज़रूर इसको रिविजिट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि सरकार में एक सोच है कि फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए, फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच को देखते हुए, जो हमारी वार्ता करने की का हक है, उसको देखते हुए सरकार इसको देखना चाह रही कि ये कानून अभी लागू करना चाहिए कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे और री एग्जामिन करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो पुराने कानून है, अंग्रेजों के ज़माने से जितने चल रहे कानूनों को ख़त्म करने का जो प्रक्रिया शुरू किया है, उसमें लगभग 1500 ऐसे कानून है जो ज़रूरत नहीं है, उनको हमने हटा दिया है। उसी के तहत सेडिशन लॉ भी पुराने कानून है, वो कॉलोनियल लॉ है एक प्रकार से, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसा और किस तरीके से रखना है, इस पे री एग्जामिनेशन होगा, रिकंसिडरेशन होगा। और इसके लिए हमने कोर्ट को बताया कि ये सरकार के ऊपर छोड़े और कोर्ट इस मामले में अपना समय व्यर्थ ना करे, ताकि सरकार अपने तरीके से, अपने विजडम में इसको सही तरीके से जो भी बदलाव लाना है, जो भी जरूरत चीज है करना है, वो हम करेंगे और ये हमने कोर्ट को बताया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कानून को रखा जाए, मगर कुछ गाइडलाइंस ऐसी पेश की जाएं जिससे कानून का दुरुपयोग ना हो। अगर ऐसा हो सके तो दूसरी बात है, पर मेरा और देश का ये मानना है और मैं समझता हूँ हमारा ये तजुर्बा है कि जिस तरह टॉर्चर को लेकर, कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित गाइडलाइंस के बावजूद भी कस्टोडियल टॉर्चर चलता रहा है, गाइडलाइंस से देशद्रोह के कानून का जो दुरुपयोग है खत्म होने वाला नहीं है। इस कानून का रद्द होना मैं समझता हूँ जरूरी है। अंग्रेजों के वक्त का ये कानून है जिसकी अब कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, एज अ लिबर्टेरियन, एज अ सिटीजन, और देश के कानून की थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस कानून को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। और मैं जो सरकार की तरफ से पहल हुई है, ये जो बयान दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिव्यू प्रोसेस की बात की गई है उसको जल्द से खत्म किया जाएगा और नतीजतन इस कानून को भी खत्म किया जाएगा। मगर ऐसा ना हो कि रिव्यू की आड़ में यह कानून भी बना रहे और सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जिन्हें आप सुन रहे थे ये अश्विनी कुमार हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपी की सरकार में खुद कानून मंत्री रह चुके हैं। आज ये कह रहे हैं कि इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए कि यूपी की सरकार जब रही 2004 से 2014 तक 10 साल, तब इन्होंने इस कानून को समाप्त क्यों नहीं किया। इनके पास 10 साल का समय था, यूपी सरकार के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, और उससे पहले भी कांग्रेस की पार्टी ने 50 साल से ज्यादा शासन किया हमारे देश में, लेकिन उन्होंने कभी भी इस कानून को हटाया नहीं। शायद वो मोदी सरकार का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सीमा कहां पर तय होनी चाहिए? जब देश के लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे तो उसे आप राजद्रोह कहेंगे, देशद्रोह कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे?
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.